आपातकाल में जिन कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया गया था वह इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार सदस्य, भाजपा संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय संरक्षक लोकतंत्र सेनानी संघ, लक्ष्मी नारायण भाला, वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश महामंत्री भाजपा, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा तथा संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश, पवन राणा जी ने अपने विचार रखे। श्री ओपी बब्बर, पूर्व विधायक, वयोवृद्ध नेता भाजपा, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होना था, परंतु पारिवारिक कार्यक्रम चलते उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए संदेश भेजा। दुश्मन दे मार मार के छक्के छुड़ाए सी, मार के छक्के छुड़ाए सी, काना दे कान मार के धरती ते लाए सी, काना दे कान मार के धरती ते लाए सी, पर चंड उस चंडी नु करके दिखावांगे, चंड उस चंडी नु करके दिखावांगे, दुनिया नु तेरी रखिया करके दिखावांगे, दुनिया नु तेरी रखिया। आइए मिलके बोले, है हिंद तेरी शान तो जाना लुटावांगे, है हिंद तेरी शान तो जाना लुटावांगे, दुनिया नु तेरी रखिया करके दिखावांगे, दुनिया नु तेरी रखिया करके दिखावांगे। जालिम ने भगत सिंह नु फांसी चढ़ा दीता, जालिम ने भगत सिंह नु चढ़ा दीता, भारत दा शेर आखिरी नींदे सुला दीता, भारत दा शेर आखिरी नींदे सुला दीता, पर वो तो अपने धर्म तो कुर्बान हो गया, और वो तो अपने धर्म तो कुर्बान हो गया, परवाना अपनी माना अपने देश तो बलिदान हो गया, परवाना अपने देश तो बलिदान हो गया, कुर्बानियां दा पाठ भी दिल नू पढ़ावांगे, कुर्बानियां दा पाठ भी पढ़ावांगे, दुनिया नू तेरी रखिया करके दिखावांगे, दुनिया नू तेरी रखिया करके। भारत माता की जय। प्रजातंत्र की कोई बात होगी विश्व में तो हिंदुस्तान की इमरजेंसी का भी उल्लेख जरूर होगा। ये इमरजेंसी थी जहाँ हर तरह के अत्याचार हुए, विद्यार्थियों पे अत्याचार, कर्मचारियों पे अत्याचार, यूनियन वालों पे अत्याचार, व्यापारियों पे अत्याचार, मतलब कोई सीमा नहीं थी। हमारे वार्ड नंबर 13 में हम लाइब्रेरी जाते थे तो मुलाकात हो जाती है, मालूम पड़ा कि साहब एक मदारी आया है, उसको पकड़ा है पुलिस वाले। किस लिए पकड़ के लाए? वो बंदरिया का खेत दिखा रहा था, तो बंदरिया रूस गई, तो बोला तू भी इंदिरा गांधी की तरह रूस गई है, जो तू ससुराल नहीं जा रही, पकड़ के ले आया उसको, भी चल रहे गिनती पूरी कर दी। पुलिस से ये पूछा जाता था कितने लोग आज अंदर किया से कुछ ज्यादा उम्र के थे, तो शायद हमारे में से बहुतों के बीच में से आज नहीं रहे, जबकि हम उम्मीद करते हैं कि उस समय 1.25 लाख लोग के करीब पूरे भारतवर्ष से जेलों में गए थे, और आज वो संख्या संभवतः 25,000 से ज़्यादा नहीं है जो जीवित हों, और उनमें से हमारी भी ये मूर्तियाँ हैं जो हम सब अभी प्रभु कृपा से हैं, तो वो कार्यक्रम भी मना रहे हैं। तो हमारे बीच में आज हमारे बीच में अपने माननीय वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हर्ष मल्होत्रा जी महामंत्री दिल्ली प्रदेश भाजपा, और सुभाष आर्य जी जो संरक्षक हैं दिल्ली प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ के। मैं निवेदन करूंगा राजन ढींगरा जी से जो हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि आप सभी का पूरा परिचय कराएं और स्वागत करें। सबसे पहले मैं माननीय हमारे बीच में संघ के प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक, आप
1968 से संघ के प्रचारक हैं। संघ के अनेक क्षेत्रों में काम करते हुए मैक्सिमम विद्यार्थी परिषद में और विद्या भारती में आपके पास जिम्मेवारी रही है। वैसे तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और अंडमान का मैक्सिमम समय आपका वही बीता है, लेकिन कुछ समय के लिए हमारे उत्तर क्षेत्र में भी आप विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते आप आए थे। तब अपने उत्तर क्षेत्र में राजस्थान भी हुआ करता था। उस समय आप यहाँ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। आपातकाल में आपने भूमिगत रह के बंगाल में सारा कार्य किया। आपका नाम अनिवेश गुप्ता था। अनिवेश गुप्ता के नाम से आप करते थे। आप साहित्यकार हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। संघ का जो कृति दर्शन का है वो भी आपने ही लिख रहे हैं। पीछे काफी बात लिख लिया है, कुछ अभी लेखन का ही कार्य करते हैं। तो आजकल आपका केंद्र दिल्ली में ही है और आज वैसे बंगाल के प्रवास से आए हैं। तो हमारे अनुरोध में आए, आपका स्वागत है। मैं अपने प्रदेश महामंत्री राजकुमार सप्रा जी से अनुरोध करता हूँ कि बालाजी का स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट में और सिक्किम में विद्या भारती के जितने भी स्कूल खुले हैं वो पूरे आपके प्रयास से ही मैक्सिमम स्कूल खुले हैं वहाँ पर। इसके बाद गोपाल अरोड़ा जी, गोपाल अग्रवाल जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नोएडा में आपका निवास स्थान है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपातकाल में आप, आपकी माताजी और पिताजी तीनों आप जेल में थे। गोपाल जी ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम पर सत्याग्रह किया था और वहां से जेल गए थे। उस समय इनकी उम्र 13 साल की थी। एक इनके वीडियो भी बनी है, लेकिन वो दिखाने की आज प्रोजेक्टर नहीं था, नहीं तो हम दिखाते। तो मैं आपको सबको गोपाल जी का अपने ग्रुप में तो भेज दूंगा ताकि आप देख सकें। तो मैं हरीश अत्री जी अपने जो लोकतंत्र प्रहरी के अध्यक्ष हैं, मैं उनका निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें। दिल्ली के महापौर रह चुके हैं, नगर निगम के सदन के नेता भी थे और आपातकाल में शायद आपने बात आते हुए फोटो देखी होगी या जाते हुए देख लेना कि सुभाष जी की फोटो लगी हुई है। उस समय वो सरदार बनकर तो खुराना जी के साथ इन्होंने सारा आंदोलन भूमिगत रहते हुए चलाया और जब मुझे भी जेल भेजने में इनका बड़ा हाथ रहा है। मैं एक सुभाष जी की छोटी सी घटना में हमेशा बताता हूँ। संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे मोरोपंत पिंगले जी, जो पुराने हैं उनका नाम जरूर जानते होंगे। तो दिल्ली में वो बैठक के लिए आने वाले थे और पंजाबी बाग में बैठक थी। सुभाष जी ने उनको धोला कुआं से बस से उतरना था और वहां से रिसीव करके पंजाबी बाग बैठक में लेके जाना था। मैं और सुभाष जी दोनों इकट्ठे थे। मोरोपंत जी को लिया, तब इनके पास फिएट कार होती थी ब्लू कलर की, ब्लू थी क्या व्हाइट की थी? व्हाइट थी। तो उसमें हमने मोरोपंत जी को लेकर हम जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। माननीय मोरोपंत पिंगले जी को सुरक्षित स्थान पे और बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाया। तो मैं अपने गोपाल जी जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो गोपाल जी का स्वागत करें। सुभाष जी का। श्री हर्ष कुमार जी मल्होत्रा, अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, दिल्ली के महापौर रह चुके हैं और पूरा का पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। आपातकाल में इनकी उम्र तो चाहे छोटी थी, लेकिन परिवार वालों ने पूरा इनके साथ संघर्ष किया। इनके पिता एक टीचर थे, मास्टर थे स्कूल में, और जब उनको पता लगा पुलिस वालों को
सरकार को कि ये संघ से इनका संबंध है, तो सुबह का स्कूल होता था और शादरा से इनके पिताजी की ट्रांसफर भाटी माइन में कर दी। भाटी माइन में रखा, शादरा से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, तो सुबह 3 बजे निकलकर वो स्कूल जाया करते थे। तो मैं अक्षय जी से मैं निवेदन करूंगा कि अर्शी का स्वागत करें। लेकिन नड्डा जी का भोपाल में अचानक कार्यक्रम बन गया, प्रवास हो गया, तो वो नड्डा जी के साथ ही भोपाल चले गए। अभी हम लोग सभी ज़्यादातर वीज़ा में रहे या जेलों में रहे हैं, तो हमारे संस्मरण तो बहुत आते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बाहर भी रहे हैं, उन्होंने किन किन परिस्थितियों में काम किया, कईयों के परिवार के जो बुजुर्ग चले गए और उनके बच्चों ने किस प्रकार इन परिस्थितियों का सामना किया, उसके लिए अक्षय कपूर जी को मैं बोलूँगा कि अपने 2-3 मिनट के अंदर अपने विचार रखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस समय जो है बिताया है आपातस्थिति। नमस्कार, आप सभी आदरणीय मेरे बड़े हैं यहाँ पर। कभी हम पॉलिटिकल कहीं जाते हैं तो हम सबका नाम लेते हैं, पर हमारे संस्कार ऐसे सिखाए हैं कि ये परिवार है, मैं बड़ों का नाम नहीं दे सकता। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप सभी अपनी बात बताते हैं, मैं बड़ा सुनता हूँ और ऐसा लगता है देख कर कि आपको आपके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी। बट मैं एक अपनी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम बच्चे थे तब, छोटे थे, तो हमारी दादी, हमारे दादाजी, हमें दादाजी तो स्टोरी नहीं सुनाते थे क्योंकि वो ज़्यादातर पॉलिटिकल और सामाजिक कार्यों में बिजी रहते थे। तो हमारी दादी जी ने हमारे को एक बात बताई थी, और वो बात भी कैसे हुई। हमारे घर में रिश्ते की बात चल रही थी, हमारी बुआ की रिश्ते की बात चल रही थी। मल्होत्रा खन्नास में या चोपड़ास में शादी होती थी, हमारे में होता था ऐसा। तो जो पैरामीटर होता था, एक अच्छा खासा पंजाबी लड़के के लिए वो सब पैरामीटर्स मीट करते थे। लड़के की फैमिली भी अच्छी थी, लड़का मल्होत्रा था। मैंने कहा सब बातें फाइनल होगी, तो हम भी बच्चे थे, हमें पूछने में मजा आता था क्या हुआ, फाइनल हो रहा है, कब होगी शादी, कब होगा। तो हमारी दादी जी कहती है कि शादी नहीं, यहाँ नहीं कर रहे, मना कर दी है। मैंने कहा दादी जी आप तो खुद, हम झाई जी बुलाते थे उनको, झाई जी आप तो खुद मल्होत्रा हो, फिर आपने मना क्यों कर दिया? कह रहा मुंडा वाला बढ़िया है, सब कुछ है, पर है कांग्रेसी। मैं हैरान, मैंने कहा जी ये कौन सा पैरामीटर हो गया? अब हम थर्ड जनरेशन ना, तो कश्मीर वाले देखते तो पता लगता है ना कि थर्ड जनरेशन को क्या थे, सो व्हाट। तो जब मैंने उनसे बात बोली तो कहती मैं तेरे को बात बताती हूँ क्यों मैंने मना किया। क्या तेरे दादाजी 19 महीने जेल में थे और इन्हीं लोगों के कारण जेल में। और जब 19 महीने जेल में थे तब यहाँ के लोकल जो कांग्रेस के जो लीडर थे, वो तुम्हारी जो फैक्ट्री थी, हमारी पुरानी अशोका आइसक्रीम फैक्ट्री थी हमारे एरिया के आसपास, तो वहाँ काफी मशहूर थी। तो वहाँ के लोकल लीडर्स थे वो उसको हटाने के चक्कर में थे। और इतनी प्रॉब्लम थी कि हमारे घर में शादी थी मेरी बुआ की, सभी बुआ की, उनको आने नहीं दिया। 24 घंटे के पैरोल के लिए उनको बोला आने के लिए। 24 घंटे पैरोल में ऐसे उनके साथ चेन ऐसे बांध के लेकर आए, रिश्तेदार सब खड़े थे, सब बैठे थे, उनके सामने ऐसे लेकर आए जैसे कि कोई मर्डर करा हो। और 24 घंटे के बाद भी सौभाग्य से जान पहचान थी तो थोड़ा सा टाइम दिया, नहीं तो कन्यादान तक भी रुकने को उन्होंने वो रेडी नहीं किया। ऐसी चीजें जब हम सुनते हैं तो मुझे तो थोड़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले हम हंसते थे, बट आपके संस्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसी थर्ड जनरेशन के पास आने के लिए। मैं यही बात करते हुए मैं अपने दादाजी स्वर्गीय मदनलाल कपूर जी को सच नमन करता हूँ। उन्होंने जो संघर्ष करा और उनके अंदर जो जोश था, उनके जो पावर थी, जो ताकत थी, चीफ सिल्क स्टोर करोलबाग में उन्होंने सत्याग्रह किया, संघर्ष गाथा करके एक RSS की किताब आई थी, उसमें लिखा हुआ है सर। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। जय श्री राम। धन्यवाद अक्षय जी। अब ये थर्ड पीढ़ी तक बात तो चलेगी ना, कम से कम जानकारी तो होगी कि हम लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है।
हमारे बीच में सुरेश गुप्ता जी हैं, जिनके बारे में भी बात हो रही थी। तो मैं सुरेश गुप्ता जी से निवेदन करूँगा, कृपया अपने संस्मरण 2 मिनट के लिए जल्दी कृपया करें। सुरेश गुप्ता जी गुप्ता हमारे पास हैं, तो प्लीज अपने, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ना काफ़ी मिली। जिन कुछ लोगों को दिल्ली के अंदर जो 5 या 10 लोग थे जिनको बहुत प्रताड़ना मिली थी, शारीरिक प्रताड़ना, उसमें से हमारे सुरेश गुप्ता जी थे। तो कृपया अपने संस्मरण। भारत माता की जय। अधिक समय न लेता हुआ संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने योग्य बात है। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी रायबरेली से, और उनके सामने थे राजनारायण सिंह। इंदिरा गांधी को जब ये लगा कि मैं चुनाव हारने जा रही हूँ, तो उसने उस समय सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग रायबरेली में कर और चुनाव जीत गए। ये मुख्य मुद्दा था इमरजेंसी लगाने का 1975 के। और राजनारायण जी ने जो है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पटिशन दायर करी कि ये चुनाव को अवैध किया जाए, क्योंकि इस चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का पूरा उपयोग किया गया है। और ये बात सिद्ध उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर कर दी। जस्टिस जो शाह थे, उन्होंने उनकी बात को मानते हुए अपने आदेश में दिया कि इनकी 6 साल की संसद सदस्यता खत्म करी जाती है और संसद सदस्य के अयोग्य ठहराया जाता है। ये 12 जून 1975 का फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने बगैर कैबिनेट की सलाह के देश के अंदर आपातकाल लगा दिया, जो कि पूरे विश्व के अंदर कहीं भी देखने को हमारे को मिलेगा नहीं। इस तरह का आपातकाल लगाया गया, रातों रात लगाया गया, और एक रात के ही देश के सभी जानी मानी पार्टियों के नेताओं को अरेस्ट कर दिया गया, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण, मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता थे पार्टियों के, वो सबको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद में ना 17 नवंबर के अंदर संगठन की तरफ से नानाजी देशमुख जो थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी से बात करी और उनको निवेदन करके इस आंदोलन को संचालन करने के लिए कहा। काम तो कर रहे थे नानाजी देशमुख, लेकिन नाम था जयप्रकाश नारायण जी का। तो जयप्रकाश जी नारायण जी के नेतृत्व के अंदर ये आंदोलन लड़ा गया और बहुत शक्ति के साथ संघ ने उस समय इसका सामना किया। 1.25 लाख लोग जेलों में गए, जिस वजह से 80% से ज्यादा लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। बाकी सभी देश की जितनी भी पार्टियां थी, 20% भी लोग जेलों में उनके नहीं थे। तो उस समय इतना अत्याचार था समाज के अंदर, इतना अत्याचार था, किसी को कोई सुनवाई नहीं थी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिस समय मैं उड़ीसा के अंदर बंद था, तो हाई कोर्ट की 2 बेंच के सामने मेरी पेशी हुई। तो उस पेशी के अंदर मुझे बुलाया गया और पूछा गया, मेरा नाम पता पूछा गया, सारी बातें पूछी गई, नाम पता एड्रेस वगैरह। जब मेरी उम्र पूछी गई तो मैंने कहा मेरी उम्र तो 17 साल है। तो दोनों जजों ने कहा कि आपकी उम्र 17 साल है, आपको तो वीजा लग नहीं सकता कानूनी रूप से। तो मैंने कहा जनाब ये तो मेरे को पूछना चाहिए आपसे। जब मैंने ये बात उनसे कही तो दोनों जज आपस में एक दूसरे को देखने लगे और उनकी फेस रीडिंग से ऐसा लग रहा था कि वो असराई है, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा जी इनकी हथकड़ियाँ खोल दो और जो उनको चाय नाश्ता पानी कराओ, उनको बिल्कुल ले जाओ। ये छोटी सी मैंने आपको घटना चाहिए। अभी सुरेश जिंदल जी ने भी ये बताया कि जिसको वो पकड़ने के लिए गए और उसके परिवार का जो भी व्यक्ति आया वो उसको साथ ले गए। मेरे भी एक मित्र थे महेश जैन जी, उनके छोटे भतीजे को जब महेश जी को पकड़ने के लिए गए तो महेश जी मिले नहीं। तो उनका भतीजा बोला वो तो है नहीं, और वो कहला अगर वो नहीं है तो आप तुम आ जाओ। उनको ले गए थाने। अब वो दिल्ली से रात 10-11 बजे के आसपास वो आए तो कहेंगे चलो मैं थाने चला जाता हूँ, भतीजा आ जाएगा, मेरे को तो जाने नहीं है। उनको कहा तुम भी चलो, उनको भी वहाँ बिठा गए, जेल में भेज दिया, वीजा लगा दिया गया उनके ऊपर। ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाएं हुई है। खूब लोगों को मारा पीटा गया। हमारे कार्यकर्ता थे हमारे जेल के अंदर, अनिल जी भी बैठे, जानते नहीं होंगे, राजन जी भी जानते हैं खूब अच्छी तरह से, जय भारत जी उनको। और उन्होंने भी जो है लाल किले में सत्याग्रह किया था, उनको मारा पीटा गया। पुलिस वालों को उस समय जीते होते थे, मोटी जो
एड़ी के, तो उन्होंने उनके हाथों में पैरों में खूब जूतों से वार किया, तो उनके हाथों की नसें कुछ इस तरह से दब गई जो कि उनको शायद पीड़ा जेल के अंदर होने लग गई। जब जिस समय वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका तो हाथ काटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उनका गड्ढे कंधे से ऊपर का हाथ काटा गया ऑपरेशन करके, और आज वो हमारे साथी है और कार्यक्रम में आज उपस्थित नहीं है कि वो आदमी साथ हैं। तो इस तरह की अनेक घटनाएं कार्यकर्ता के साथ हुई, और उन लोगों के साथ और भी ज़्यादा जो बाहर लोग थे उनको छुप के काम करना पड़ता था। एक एक मिनट उनके ऊपर जो ना ये लगता था कि कोई कब पकड़ा जाए, घर से बाहर कैसे पकड़ जाए, कैसे पकड़ जाए पता नहीं। तो इस तरह से खूब घटनाएं घटी है। तो यही मेरा निवेदन है। और आज का दिन जो है सबके सामने है कि 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, और आज 49 वर्ष लगभग हो गए हैं। सभी लोग इसके अंदर से जो ना बहुत सारे 75% लोग यहाँ पे चले गए हमारे बीच में से 25% लोग हैं, और ये संदेश आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर जाता रहना चाहिए कि देश के अंदर कभी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, उसको याद रखना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हुई थी, कांग्रेस ने की। कांग्रेस का चरित्र ही हमेशा से ऐसा रहा है। आप सभी का गांधी और नेहरू इस समय कांग्रेस के अंदर एंटी के हुए तब से ये परंपरा चल पड़ी थी। उससे पहले कांग्रेस ठीक थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी कांग्रेस के अंदर। इन दोनों ने आगे इस परंपरा को चलाया, जिससे कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। आज बिल्कुल जीरो है कांग्रेस। धन्यवाद। आज हम 48 वर्षों बाद भी इस बात को स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है क्योंकि इमरजेंसी एक मानसिकता थी, उन लोगों की मानसिकता थी जो आज भी देखने में मिलता है। कांग्रेस की मानसिकता तानाशाही मानसिकता है। उन्होंने उस समय लोकतंत्र की हत्या करी थी। आज तक भी कांग्रेस के पतन का कारण उनकी पार्टी के अंदर की तानाशाही है, जिसके कारण से आज कांग्रेस लगातार राजनीतिक पटल पर नीचे जाती जा रही है, क्योंकि अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा गांधी परिवार किसी और को नेता मानने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी के समय में मेरी आयु 10.5 वर्ष की थी, तो एकदम से तो समझ में भी नहीं आता है उस समय के बालक को कि इमरजेंसी क्या है, क्यों है। लेकिन क्योंकि परिवार के ऊपर जब बात बीतती है तो समझ में आता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है। मेरे परिचय में बताया कि मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने वो स्वयं देखा है। 2 बातों का उल्लेख करूंगा। मेरे मामा जी संघ के स्वयंसेवक थे, संघ की जिम्मेदारी पे थे, और वो मौजपुर रहते थे, शादरा में, मौजपुर सिलमपुर के पास। और वो मेरे पिताजी के साथ ही अध्यापक भी थे। मेरे मामा जी थे, उनके साथ अध्यापक उसी स्कूल में थे, और क्योंकि संघ की जिम्मेदारी पे थे तो इमरजेंसी में आप सबको पता ही है, संघ की जिम्मेदारियों को, जिम्मेदारी वाले जो कार्यकर्ता थे उनको या तो अरेस्ट किया गया, और जो लोग अरेस्ट नहीं हुए योजनाबद्ध तरीके से, उन लोगों के जिम्मे बाहर रह करके दूसरा कुछ महत्वपूर्ण काम लगाया गया। विश्वनाथ जी अरोड़ा की बात कर रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने जानते हो। तो विश्वनाथ जी बाहर रह के काम कर रहे थे। उनका रूटीन ये था, वो रात को 10-11 बजे हमारे घर आके रहते थे, क्योंकि उनको ये तय किया गया था कि उन्होंने अभी अरेस्ट नहीं होना। तो 10-11 बजे हमारे घर पे आते थे, भोजन करते थे और रात को वहीं सोते थे, और सुबह 4, 4:30, 5 बजे वो चले जाते थे। मेरे जिम्मे काम यही रहता था कि उनको जब वो आते थे तो दरवाजा खोलना, और जाते थे तो दरवाजा बंद करना। कुछ समय के बाद ये, अब क्योंकि कांग्रेसी हर गली मोहल्ले में थे, उस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, उसका कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में था, तो ये जानकारी कांग्रेस के लोगों को लगी, तो पुलिस हमारे यहाँ भी आई। लेकिन ये पता लग गया था कि पुलिस आ सकती है,
इस कारण से उस रात वो नहीं आए, 2-3 रात लगातार आए, लेकिन फिर उन्होंने ठिया बदला, वो रात को हमारे यहाँ आना बंद हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे पिताजी तेलीवाड़ा, हमारे शादरा में एक स्कूल है, वहां पर हेडमास्टर थे। उनको क्योंकि डायरेक्ट कोई बात थी नहीं, हालांकि तानाशाही चल रही थी, उनको भी अरेस्ट कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन उनकी ट्रांसफर कर दी भाटी माइंस। भाटी माइंस शादरा से लगभग 50-55 किलोमीटर है। आज भी जाना होता है तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा कार से लगता है, पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक बस जाती थी। उसके बाद वो जो, क्योंकि वहां भट्टे थे, तो पिताजी सुबह 3 बजे घर से निकलते थे। सुबह का स्कूल था, 7-7:30 बजे उन्हें पहुंचना होता था, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक, एम्स तक किसी बस से जाते थे, और वहां से जो भट्टे के ट्रक होते थे उनसे लिफ्ट लेकर के वो अपने विद्यालय पहुंचते थे। मैं समझता हूं कि जो एट्रोसिटीज और जो इमरजेंसी का दंश स्वयंसेवकों ने उस समय गैर कांग्रेसी लोगों ने सहा, उसके सामने ये बिल्कुल धूल के कण के बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। फिर ऐसी स्थिति ना आएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि अगर 2 साल में पूरा इतिहास इतना अत्याचार, इस तरह का इतना प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन, जो डेमोक्रेसी में भारत में आज हम इतना आनंद लेते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कानून के अंदर सबको पूरी तरह से इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात कहने का, अपना इस तरह का ऐसी वाइब्रेंट और इतनी हेल्दी डेमोक्रेसी विश्व में कुछ ही जगहों पे देश में होगी आज के समय में। तो वह ऐसी चीज को संवैधानिक रूप से अपने संविधान में तो कहा, लेकिन संविधान ने तो इमरजेंसी में भी कह रखा था। जब तक लोग उसके प्रति जागरूक नहीं होते, जब तक इतिहास के फूलों को हम याद करके लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताते, जब तक उन बातों से लोगों को आगाह नहीं करते, तो हम लोग इस चीज के बाद, मुझे लगता है कि यह बात भी मुझे कहनी थी। तो मैं ये 3 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इतिहास की कई चीजों में कुछ लोग, जैसे यहाँ पे सब लोग संघर्ष से जुड़े हुए हैं, तो कई चीजें बातचीत वगैरह हमारे शब्दों में, प्रयोग में इस तरह आती है कि जो कई लोगों को उससे कुछ कनेक्शन भी रहता है, उनको कंफ्यूजन रहता है। इतिहास में अगर हम जनता के सामने कम्युनिकेशन करते, प्रॉपरली नहीं करते, कंटिन्यूस नहीं करते, तो बहुत जल्दी भूल के, उन भूलों के कारण जो हमारा जो इतना अच्छा प्रजातांत्रिक जो स्थिति है वो किस तरह से हट सकती है। और आज जो लोग इस नरेशन को चला के विश्व विदेशों में हमारे देश की बुराई करने से नहीं चूकते, अमेरिका में जाके जो भी इतना बड़ा आज प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत का इतना स्वाभिमान, इतना सम्मान होता है, इतना आगे बढ़ रहा है, भारत को विश्व में आज उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित करते हुए विश्व मानता है। केवल हम नहीं कह रहे, चाहे यूरोपियन कंट्री को देख लें, अमेरिका को देख लें या और कंट्रीज को देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे भी, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे G20 की बात हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, भारत का इतना मजबूत स्थान इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत में हमारे कॉम्पिटिटिव देश के अनुसार प्रजातंत्र है, इंस्टीट्यूशंस ऐसे डेवलप है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर इतिहास को अगर हम देखें तो यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, उस समय इमरजेंसी जब लगाई थी तो कैबिनेट से पास भी नहीं किया हुआ है। बिना कैबिनेट के पास किए हुए दबाव के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से इमरजेंसी को रात को 3-4 बजे साइन करवा लिया और कैबिनेट को अगले दिन इन्फॉर्म किया गया। इस तरह से पूरी प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया था। मैं यही बात कहना चाहता था। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इकोसिस्टम है ना, ये भी बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर उस संघर्ष को कुछ लोगों ने किया तो बहुत लोगों ने उस समय को, उस चीज को पार किया, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का बहुत योगदान है। तो इस चीज को भी हमें, उसको भी उतना ही प्रिजर्व और वो करके रखना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इनिशिएटिव है कमल पुष्प, शायद सुना होगा आपने। कमल पुष्प एक ऐप है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें एक सेक्शन है आपातकाल। तो मुझे लगता है कि उसमें सब लोग उसमें अपनी अपनी माई स्टोरी करके डाल के आप छोटा डाल सकते हैं, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे लगता है कि आज उस कमल पुष्प
में हम डाउनलोड कर लें उस ऐप को अपने मोबाइल से और उसके अंदर आपातकाल में जाके छोटी सी अपनी स्टोरी डाल दें तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का यह बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इस इमरजेंसी की बात को, जो कि कई बार गलत ढंग से बाकी लोग हमारे को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, उस बात को हम आगे ले जाएंगे। ऐतिहासिक रूप से भी इसका संकलन आप तो सब हिंदुस्तान समाचार में भी काफी एक्टिव रहे हैं। मेरे को लगता है एक ही आपातकाल संघर्ष समिति के वार्ता दत्तोपन केंद्री जी ने संकलन किया था, लेकिन वो कोई बहुत ही अच्छी तरह से पूरा संकलित होना चाहिए। और फिल्म का माध्यम, कल एक ने जो मुझे बताया कि फिल्म में भी बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है। अभी हमने केरला स्टोरीज को देखा, कितना इफेक्टिव उसने मैसेज दिया, कितने सालों से संघर्ष करते थे, या कश्मीर फाइल्स ने कितना इफेक्टिव मैसेज दिया। तो इस पर फिल्म भी बन सकती है, ये करके अगर अवश्य रखेंगे। एक किस्सा तो सीधा था, बिल्कुल ही मुझे लगता है कि आप लोगों के संघर्ष और त्याग को मैं पुनः नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे संघर्ष की गाथा को हमारा देश भुलाए नहीं, पुनः स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा इस संघर्ष का योगदान है। हमको इतिहास के पन्नों से इसको भूलने नहीं देना चाहिए और इसको आगे बढ़ा के इस संघर्ष को एक साबित को लेके चलना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय मंच और इस मंच को सुनने के लिए आए हुए सेनानी भाइयों, आपातकाल वास्तव में क्या था इसके बारे में अगर थोड़ा सोचे हम तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि संविधान का दुरुपयोग। संविधान के 18वें चैप्टर में किसी भी देश में, हमारे भारत में कोई आपातकालीन स्थिति आई तो क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ये कहा गया है। धारा 352 से 360 ये 2 धाराएं उसमें हैं। और एक बात कहीं पता ही होगी कि अपना भारत का संविधान जो है वो अंग्रेजी और हिंदी में हाथ से लिखकर रखा हुआ, और जब हाथ से लिखकर रखा जा रहा था उस समय ये बात आई थी कि इसको चित्रों से सजाया भी जाए, और उसकी जिम्मेवारी दी गई थी नंदलाल बोस, जो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय में कला विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने पूरा संविधान निश्चित रूप से पढ़ा और 22 चैप्टर है संविधान के, 3 उपभाग है, 22 भाग और 3 उपभाग। तो उसमें हर भाग पर उन्होंने कहीं 1 कहीं 2 इस प्रकार से चित्र अंकित किए, और उन चित्रों को यही माना जाता था कि वो सजावट के लिए किया, तो उन्होंने सजा कर रख दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय ने। बहुत सुंदर अक्षरों में लिखकर रखा था और चित्रों से सजाया हुआ। लेकिन इन चित्रों का क्या तात्पर्य है, क्या संदर्भ है, क्या प्रासंगिकता है, इस पर बहुत अधिक विचार नहीं किया गया। संयोगवश पिछले 5-7 साल पहले मुझे उसकी एक प्रति मिली और मैं भी चित्रकार होने के कारण मैं सोचने लगा कि चित्रकार तो केवल काल्पनिक चित्र नहीं आता, कुछ सोच कर आता है। तो नंदलाल बोस ने कुछ सोचा होगा, तो क्या सोचा होगा? तो सारे चित्रों को देखने के बाद 2 वाक्यों में ये बात सोची उन्होंने कि जो जो भी विषय है उस विषय का उद्गम कहाँ है, या उस विषय का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका परिणाम क्या है, ये उन चित्रों के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। भाग 18 इसमें आपातकालीन स्थिति आने पर देश में क्या करना होगा, इस पर उन्होंने जो चित्र अंकित किया है वो है नोआखाली में जो हिंसा का बहुत बड़ा दौर उन दिनों चला था देशवासी होने के पूर्व से, अर्थात 15 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी गई थी
और उसके कारण पूरे देश में मुसलमान जो है वो हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को काटो मारो, ये चल रहा। मेरा नाम अक्षय कपूर है, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। अब बात कर कि जो संघर्ष गाथा है, जैसे लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग जिनके प्रॉब्लम है फैमिलीज के अंदर हुई, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, उसी फैमिली में से मैंने अपने घर परिवार में देखा है कि कैसे लोगों ने सर्वाइव करा है। 19 महीने आप सोचें, अगर जेल में हो तो उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर सकती है। लोग तो सोचते हैं चलो 19 महीने, आजकल की यंग जनरेशन कहती है सो वॉट, एक इंग्लिश वर्ड दिया हुआ सो वॉट, बट ये सो वॉट ये वर्ड नहीं है। आज की जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है डेमोक्रेसी का अगर आप उसको किल कर दोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप पाकिस्तान का हाल देखिए, जब डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या है, आप स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इतना बड़ा गलत काम इंदिरा गांधी ने जैसी ने करा, इसका हमें थर्ड ये स्टोरीज हमें जानी चाहिए, ये थर्ड जनरेशन में आनी ही चाहिए। आई थैंक दिस इज बेस, ये बहुत अच्छे एक एसोसिएशन है जहाँ पर हमें ये बातें पता लगी, एजुकेट हुए हैं, हमें पता नहीं लगी, हम एजुकेट हुए हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस संघ से जोड़ा आपने। जय श्री